विशिष्ट प्रकार के बड़े निर्माण कार्यों में ठेका लागत निर्धारण रीति का प्रयोग किया जाता है। जैसे भवन निर्माण, पुल निर्माण, बांध निर्माण, तालाब निर्माण, कुआं निर्माण, सड़क निर्माण, नालियों के निर्माण। ये ऐसे विशिष्ट निर्माण कार्य हैं जिनमें ठेका लागत निर्धारण रीति का प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट उपकरणों या बड़ी लागत के उपकरणों में भी ठेका लागत निर्धारण रीति का प्रयोग किया जाता है। जैसे जहाज़ों के निर्माण। ठेका लागत निर्धारण रीति में चूँकि कार्य की अवधि काफ़ी अधिक होती है, सामान्यतया 1 वर्ष या उससे भी अधिक, तो ऐसे कार्यों या ऐसे ठेकों की लागत का अनुमान व इस पर लाभ का अनुमान विशिष्ट प्रक्रिया है। और ठेका लागत निर्धारण में इन ठेकों के संबंध में लेखे रखे जाते हैं और जो लाभ है उसकी गणना की जाती है। ठेकों के संबंध में लेखा मानक 7 के नियम लागू होते हैं, जहां ठेके से संबंधित दोनों पक्षकार, ठेकेदाता व ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टी एंड कॉन्ट्रैक्टर। ठेकेदाता वो व्यक्ति जिसको निश्चित अनुबंध या शर्तों के ऊपर एक विशिष्ट कार्य करवाना है, तथा ठेकेदार वह व्यक्ति जिसे विशिष्ट शर्तों या अनुबंध के आधार पर कोई विशिष्ट निर्माण कार्य पूर्ण करना है। इन दोनों के बीच में, यानी ठेकेदाता और ठेकेदार के बीच में जो अनुबंध है, जो शर्तें हैं, उनके साथ साथ ठेकों के संबंध में लेखा मानक 7 के नियम भी लागू हैं। ठेके के संबंध में लागतों का निर्धारण, लाभ का निर्धारण, लाभ की कितनी राशि लाभ हानि खाते में अंतरित की जाए तथा कितनी राशि भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए रोक के रखी जाए, इन सब का निर्धारण दोनों पक्षों के बीच में हुए समझौते के साथ साथ लेखा मानक 7 के आधार पर भी निर्धारित होता है। ठेके के संबंध में जो लागतों का लेखा किया जाता है उसके लिए ठेका खाता खोला जाता है। इस ठेका खाता में उस ठेके से संबंधित समस्त लागतों को ठेका खाते के डेबिट पक्ष पर रखा जाएगा। ठेके के संबंध में जो महत्वपूर्ण लागतें हैं, उस ठेके पर लगने वाली सामग्री, उस ठेके पर लगने वाला श्रम, ठेके पर लगने वाले प्रत्यक्ष व्यय, ऊपरी व्यय, ठेके को जारी किया गया प्लांट या मशीनरी, वर्ष के अंत में बकाया ऊपरी व्यय या बकाया प्रत्यक्ष व्यय, ये सब उस ठेके के संबंध में लागतें हैं जिनको ठेके खाते के डेबिट पक्ष पर रखा जाएगा। चूँकि ठेका एक लंबी अवधि में जाकर पूर्ण होता है, अतः वर्ष के अंत तक यदि ठेका कार्य पूर्ण नहीं हुआ है तो उस ठेके के संपूर्ण लाभ को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता है। और वर्ष के अंत तक जो कार्य संपन्न हुआ है उस कार्य का प्रमाणीकरण ठेकेदाता के इंजीनियर या आर्किटेक्चर के द्वारा किया जाता है। संपन्न कार्य का प्रमाणीकरण जो ठेकेदाता का इंजीनियर या आर्किटेक्चर करेगा, उस प्रमाणीकरण के आधार पर ही ठेकेदाता द्वारा वर्ष के अंत में ठेकेदार को राशि भुगतान की जाएगी। आर्किटेक्चर या इंजीनियर द्वारा जो ठेके का प्रमाणीकरण किया गया है,
जो संपन्न कार्य का प्रमाणीकरण किया गया है उसका जो मूल्य है वो कहलाएगा प्रमाणीकृत कार्य का मूल्य, वैल्यूएशन ऑफ वर्क सर्टिफाइड। इसके अलावा वर्ष के अंत में ऐसा कार्य जो पूर्ण तो हो चुका है लेकिन जिसका प्रमाणीकरण नहीं हुआ है वो कहलाता है अप्रमाणित कार्य। ये दोनों कहलाते हैं अर्धनिर्मित माल, वर्क इन प्रोग्रेस। यानी वर्क इन प्रोग्रेस में प्रमाणित कार्य का मूल्य तथा अप्रमाणित कार्य की लागत, इन दोनों का जोड़ कहलाएगा अर्धनिर्मित कार्य का मूल्य। और इसमें से जो वर्ष का कुल अनुमानित लाभ है यानी क्रेडिट पक्ष की मदों का योग माइनस डेबिट पक्ष की मदों का योग, ये कहलाएगा उस वर्ष का कुल लाभ। इस कुल लाभ की संपूर्ण राशि को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित नहीं करके एक राशि भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए संचय के रूप में रोक ली जाती है। इस संचय के लिए रोकी गई राशि से अर्धनिर्मित कार्य के मूल्य को कम कर दिया जाएगा। यानी वैल्यूएशन ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ अप्रमाणित कार्य या वर्क अनसर्टिफाइड माइनस प्रॉफिट केप्ट टू रिजर्व, ये जो राशि आएगी ये कहलाएगी वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। यानी वर्क इन प्रोग्रेस का ठेका खाता में जो मूल्य क्रेडिट किया जाएगा वो होगा वैल्यूएशन ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड लेस प्रॉफिट केप्ट टू रिजर्व। ये जो राशि होगी इसको ठेका खाता में क्रेडिट पक्ष पर लिखा जाएगा बाय वर्क इन प्रोग्रेस के रूप में। यानी अर्धनिर्मित कार्य, चूँकि ठेका कार्य पूर्ण नहीं हुआ है तो ये अर्धनिर्मित कार्य है और इसका जो मूल्यांकन किया गया है उस मूल्यांकन की राशि को ठेके खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। इसके अलावा ठेके खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है वर्ष के अंत में ठेके पर शेष रही सामग्री, ठेके से किसी अन्य ठेके को स्थानांतरित सामग्री, ठेके से स्टोर को स्थानांतरित सामग्री और अंत में ठेके पर बची हुई सामग्री। ये सभी तरह की सामग्रियों के शेष ठेका खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखे जाएंगे। और ठेके को जो सामग्री स्थानांतरित की गई है, चाहे वो स्टोर से स्थानांतरित की गई हो, चाहे अन्य ठेकों से स्थानांतरित की गई हो, जो भी सामग्री उस ठेके पर भेजी गई है उस सबको उस ठेके खाते के डेबिट पक्ष पर लिखेंगे। इसी तरीके से जो प्लांट उस ठेके पर भेजा गया है, चाहे स्टोर से भेजा हो, चाहे बाजार से क्रय किया हो, चाहे अन्य ठेकों से भेजा गया हो, इन सबको ठेका खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे। तथा जो प्लांट वर्ष के अंत में बचा है उसे ठेके खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे बाय प्लांट एट साइट। साथ ही जो प्लांट इस ठेके से दूसरे ठेकों को स्थानांतरित किया गया है उसे लिखा जाएगा ठेका खाते के क्रेडिट पक्ष पर बाय प्लांट ट्रांसफर्ड टू अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। और प्लांट जो स्टोर को स्थानांतरित कर दिया गया है इस ठेके से, उसके लिए लिखा जाएगा बाय प्लांट ट्रांसफर्ड टू स्टोर। शेष जो प्लांट ठेके पर बचेगा उसका मूल्यह्रास घटाने के बाद शेष राशि लिखेंगे बाय प्लांट एट साइट, यानी कार्यस्थल पर संयंत्र। यानी क्रेडिट पक्ष पर लिखा जाएगा कार्यस्थल पर संयंत्र यानी प्लांट एट साइट, दूसरे ठेकों को भेजा गया प्लांट, स्टोर को भेजा गया प्लांट, कार्यस्थल पर सामग्री यानी मटेरियल एट साइट,
दूसरे ठेके को भेजी गई सामग्री, दूसरे ठेकों के साथ साथ स्टोर को भेजी गई सामग्री, ये सब ठेके खाते के क्रेडिट पक्ष पर लिखे जाएंगे। जितने भी व्यय हुए हैं उस ठेके पर, चाहे प्रत्यक्ष सामग्री हो, चाहे प्रत्यक्ष श्रम हो, चाहे प्रत्यक्ष व्यय हो, चाहे ठेके को भेजा गया प्लांट हो या क्रय करके भेजा गया हो, स्टोर से भेजा गया हो, अन्य ठेकों से भेजा गया हो, सभी तरह का प्लांट या मशीनरी जो ठेके पर भेजी गई है उन सबको ठेके खाते के डेबिट पर लिखेंगे। साथ ही उस ठेके से संबंधित ऊपरी व्यय जिन्हें किसी उचित आधार पर अनुभाजित करते हुए उस ठेके के डेबिट पक्ष पर लिखेंगे। इसके अलावा वर्ष के अंत में यदि कोई बकाया व्यय हैं उनको भी ठेके खाते के डेबिट पक्ष पर लिखेंगे। डेबिट पक्ष पर लिखी हुई मदें और क्रेडिट पक्ष पर लिखी हुई मदें, इन दोनों का जो अंतर होगा वो कहलाएगा कुल लाभ, जिसे ठेके खाते के डेबिट पक्ष पर लिखेंगे टू नॉशनल प्रॉफिट। यदि डेबिट पक्ष का योग अधिक है तो ये उस ठेके की कुल हानि होगी जिसे क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे बाय P&L अकाउंट लॉस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हानि की संपूर्ण राशि को उसी वर्ष लाभ हानि खाते में अंतरित कर दिया जाएगा, लेकिन लाभ की राशि को जब तक ठेका पूर्ण न हो जाए पूरी राशि लाभ हानि खाते में अंतरित नहीं की जाएगी। यानी जब ठेका पूरा नहीं होगा तो उस ठेके पर देखा जाएगा कि ठेका कितना पूर्ण हुआ है वर्ष के अंत तक, उसके आधार पर ही उस ठेके की राशि को लाभ हानि खाते में अंतरित किया जाएगा। यदि ठेका मूल्य का 1/4 से कम पूरा हुआ हो, यानी वैल्यूएशन ऑफ वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/4 से कम है, तो लाभ की राशि लाभ हानि खाते में नहीं ले जाई जाएगी। संपूर्ण लाभ की राशि को भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए संचय के रूप में रोक कर रखा जाएगा। यदि वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/4 से अधिक लेकिन 1/2 से कम हो, तो उस स्थिति में कुल लाभ की 1/3 राशि लाभ हानि खाते में अंतरित की जाएगी। इस राशि को ठेकेदाता से प्राप्त राशि और वर्क सर्टिफाइड के अनुपात में और कम कर दिया जाएगा। यानी यदि 1/4 से अधिक कार्य का प्रमाणीकरण हो चुका है और 1/2 से कम का प्रमाणीकरण हुआ है, तो उस स्थिति में लाभ हानि खाते में जाने वाली राशि होगी नॉशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड बटा वर्क सर्टिफाइड। सामान्यतः ठेकेदाता जो वर्क सर्टिफाइड हुआ है वो उसकी पूरी राशि का भुगतान नहीं करता है, कुछ राशि को रोक कर रख लेता है। ये रोकी गई राशि कहलाती है अवरोध मूल्य या रिटेंशन मनी। इस अवरोध मूल्य को यानी ठेकेदाता भविष्य की अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए प्रमाणीकरण की संपूर्ण राशि का ठेकेदार को भुगतान न करके कुछ राशि रोक लेता है और ये रोकी गई राशि कहलाती है अवरोध मूल्य या रिटेंशन मनी। तो जो लाभ हानि खाते में राशि स्थानांतरित की जाएगी उसमें नॉशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड बटा वर्क सर्टिफाइड, इस अनुपात में राशि लाभ हानि खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
यदि प्रमाणित कार्य ठेका मूल्य के 1/2 या उससे अधिक हो तो फिर कुल लाभ की 2/3 राशि को लाभ हानि खाते में अंतरित कर दिया जाएगा। यानी इस स्थिति में लाभ हानि खाते में हस्तांतरित राशि होगी नॉशनल प्रॉफिट यानी कुल लाभ इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड बटा वर्क सर्टिफाइड। 1/4 से कम कार्य हुआ है ठेका मूल्य का प्रमाणित, तो उस स्थिति में कोई राशि लाभ हानि खाते में अंतरित नहीं की जाएगी। 1/4 या उससे अधिक हुआ है लेकिन 1/2 से कम हुआ है तो 1/3 राशि लाभ हानि खाते में स्थानांतरित की जाएगी। और यदि 1/2 या उससे अधिक कार्य ठेका मूल्य का प्रमाणित हो चुका है तो 2/3 राशि लाभ की लाभ हानि खाते में अंतरित कर दी जाएगी। इसके साथ ही यदि ऐसे ठेके जो लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है और उन पर जो वास्तविक लागत है उस वास्तविक लागत के साथ साथ जो शेष कार्य बचा है उसमें लगने वाले व्ययों का भी अनुमान लगाना संभव हो तो इस आधार पर एक निश्चित डेट तक किए गए वास्तविक व्यय प्लस उस डेट के बाद शेष कार्य को पूर्ण करने में लगने वाले अनुमानित व्यय प्लस भविष्य के लिए अनिश्चितताओं का ध्यान रखते हुए संचय, इन तीनों को जोड़कर कुल लागत ज्ञात कर ली जाएगी और ठेका मूल्य में से इस कुल लागत को घटाकर अनुमानित लाभ ज्ञात कर लिया जाएगा। ये उसी स्थिति में किया जाएगा जब ठेके लगभग पूर्ण होने वाले हों, और जब ठेके लगभग पूर्ण होने वाले हों तो इस स्थिति में उस डेट तक किए गए व्यय प्लस उस डेट के बाद शेष रहे कार्य में लगने वाले अनुमानित व्यय प्लस भविष्य के अनिश्चितताओं के लिए आवश्यक संचय, इन तीनों का जोड़ उस ठेके की कुल अनुमानित लागत होगी। इस कुल अनुमानित लागत को ठेका मूल्य में से घटाने के बाद जो शेष बचेगा वो कहलाएगा उस ठेके का अनुमानित लाभ, और इस अनुमानित लाभ का एक निश्चित भाग लाभ हानि खाते में अंतरित किया जाएगा लगभग पूर्ण होने वाले ठेकों की स्थिति में। इस स्थिति में लगभग जो राशि लाभ हानि खाते में जाएगी उसका निर्धारण इन सूत्रों के द्वारा किया जाएगा। सबसे पहले एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू सर्टिफाइड वर्क बटा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सामान्यतया इसी सूत्र के द्वारा या फिर इस दूसरे नंबर के सूत्र एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू सर्टिफाइड वर्क बटा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू कैश रिसीव्ड बटा वर्क सर्टिफाइड। सामान्यतः इन दो सूत्रों में से किसी एक सूत्र से निर्धारित राशि लाभ हानि खाते में अंतरित की जाएगी। इसके अलावा इन दो सूत्रों के अलावा दो अन्य सूत्रों के द्वारा भी लाभ हानि खाते में अनुमानित लाभ का भाग हस्तांतरित किया जा सकता है। यानी अगला सूत्र होगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट बटा टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। और इसके अलावा एक और सूत्र है जिससे भी अनुमानित लाभ की लाभ हानि खाते में अंतरित की जाने वाली राशि को हस्तांतरित किया जा सकता है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट बटा टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू कैश रिसीव्ड बटा वर्क सर्टिफाइड। इन चार सूत्रों में से किसी भी एक सूत्र के द्वारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट की राशि में से राशि को लाभ हानि खाते में अंतरित कर दिया जाता है और शेष राशि भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए रोक ली जाती है।
इसके अलावा जो ठेके पूर्ण हो चुके हैं उन पर वास्तविक शुद्ध लाभ ज्ञात हो जाता है और इस वास्तविक शुद्ध लाभ की सामान्यतया संपूर्ण राशि को लाभानी खाते में अंतरित कर दिया जाता है। लेकिन यदि भविष्य के लिए ठेकेदार द्वारा कुछ गारंटी दी गई है कि इस कार्य में ये कमियां उत्पन्न होती है तो इनकी पूर्ति ठेकेदार द्वारा की जाएगी, तो उसके लिए आवश्यक आकस्मिकताओं के लिए संचय की राशि रोकते हुए शेष राशि लाभानी खाते में अंतरित कर दी जाती है। इसके अलावा ठेकों में उप ठेका लागत, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, जब मुख्य ठेका होता है उस ठेके में कई तरह के कार्य होते हैं। सामान्यतया अधिकांश कार्य मुख्य ठेकेदाता द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं, लेकिन कुछ कार्यों को वो अन्य ठेकेदार से संपन्न करवाता है और जो अन्य व्यक्ति से या अन्य ठेकेदार से इन कार्यों को संपन्न करवाता है वो अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति कहलाएगा उप ठेकेदार। और इस व्यक्ति के द्वारा उस ठेके से संबंधित जो कार्य संपन्न किए जाएंगे उन पर जो लागत आएगी वो कहलाएगी उप ठेका लागत, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। इस सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को भी मुख्य ठेका खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। इसके अलावा अतिरिक्त कार्य, एक्स्ट्रा वर्क, जो ठेकेदाता और ठेकेदार के बीच में जो मूल अनुबंध हुआ है, मूल समझौता हुआ है, उसके साथ ही कुछ अन्य कार्य भी ठेकेदाता के कहने पर ठेकेदार द्वारा संपन्न किए जाते हैं, तो ये कार्य कहलाते हैं अतिरिक्त कार्य, एक्स्ट्रा वर्क। इन कार्यों को जब ठेकेदार करेगा तो इसके लिए ठेकेदाता द्वारा उसको अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। इस अतिरिक्त कार्य पर जो भी लागत आई है उसको ठेके खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे और इसके अतिरिक्त कार्य के लिए उसे जो भी प्राप्त हुआ है, जो भी आई हुई है, उसको ठेके खाते के क्रेडिट पक्ष पर लिखेंगे। लेकिन इस अतिरिक्त कार्य की लागत बहुत अधिक है और इससे प्राप्त होने वाली आय भी या इसका मूल्य भी बहुत अधिक है, तो फिर इस अतिरिक्त कार्य का एक अलग खाता खोल लिया जाएगा। इसके अलावा ठेकेदाता द्वारा निविदा मूल्य भी दिया जाता है। यदि ठेकेदाता निविदाएं आमंत्रित करता है कि उसे यह कार्य संपन्न करवाना है और इस कार्य को संपन्न करने के लिए ठेकेदारों से या कार्यों को संपन्न करने वाले लोगों से वो एक अनुमानित मूल्य या निविदा मूल्य आमंत्रित करता है, तो उस अनुमानित मूल्य या उस निविदा मूल्य या टेंडर प्राइस की गणना ठेकेदार द्वारा उस कार्य पर लगने वाले सभी व्ययों का योग प्लस उस कार्य में लगने वाली संपूर्ण पूंजी का ब्याज, भविष्य के लिए अनिश्चितताओं की संभाविताओं को देखते हुए संचय का प्रावधान प्लस लाभ के एक निश्चित प्रतिशत को जोड़कर निविदा मूल्य का निर्धारण किया जाएगा। यानी निविदा मूल्य बराबर उस ठेके पर लगने वाले सभी व्ययों का योग प्लस उस ठेके पर लगने वाली पूंजी का ब्याज प्लस उस ठेके पर लगने वाले व्ययों या भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए आवश्यक प्रावधान करते हुए संचय का निर्धारण प्लस उस ठेके पर एक निश्चित प्रतिशत से लाभ, इन सबको जोड़ने के बाद जो होगा वो कहलाएगा टेंडर प्राइस या निविदा मूल्य या उस ठेके का
जिस मूल्य पर वो कार्य को संपन्न करेगा वह मूल्य। जिस ठेकेदार का निविदा मूल्य सबसे कम होता है, ठेकेदाता द्वारा कार्य को सामान्यतया उसी ठेकेदार से पूरा करवाया जाता है। अतः निविदा मूल्य भरते समय पूरा ध्यान रखना चाहिए कि लागतें बहुत अधिक भी न हो। अगर बहुत अधिक लागतों को दिखाएंगे या बहुत अधिक प्रॉफिट का प्रतिशत जोड़ेंगे तो उस स्थिति में निविदा मूल्य अधिक आएगा और निविदा सफल नहीं हो पाएगी। उस ठेकेदार की निविदा दूसरे ठेकेदारों की तुलना में अधिक मूल्य होने के कारण अस्वीकृत हो जाएगी। और यदि निविदा मूल्य बहुत अधिक कम रखा जाए तो हानि होने की भी संभावना होगी। इसलिए निविदा मूल्य लागतों का बिल्कुल सही अनुमान लगाने के बाद ही लागतों को लिखें और उन लागतों में पूंजी का एक निश्चित प्रतिशत ब्याज, जो सामान्य मार्केट पूंजी पर ब्याज की दर है, वही पूंजी का ब्याज लगाएं और एक न्यूनतम लाभ का प्रतिशत और न्यूनतम अनिश्चितताओं का संचय करते हुए निविदा मूल्य का निर्धारण करना चाहिए। यदि ठेके पर हानि हुई है तो उस हानि की संपूर्ण राशि को लाभ हानि खाते में अंतरित कर दिया जाएगा। हानि की स्थिति में यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि ठेका मूल्य का कितना कार्य प्रमाणित हुआ है। हानि होने की स्थिति में संपूर्ण हानि उसी वर्ष उसी समय लाभ हानि खाते में अंतरित कर दी जाएगी। चिट्ठे में संपत्ति पक्ष पर उस ठेके पर जो भी सामग्री वर्ष के अंत में शेष बची है, उस सामग्री का मूल्य चिट्ठे में संपत्ति पक्ष पर लिखा जाएगा। कार्यस्थल पर सामग्री या मटेरियल एट साइट। इसी तरह उस ठेके पर वर्ष के अंत में मूल्यह्रास घटाने के बाद जो संयंत्र बचा है, उस संयंत्र का मूल्य यानी कार्यस्थल पर प्लांट एट साइट, कार्यस्थल पर प्लांट एट साइट को ठेकेदार द्वारा चिट्ठे में संपत्ति पक्ष पर लिखा जाएगा। तथा अर्धनिर्मित कार्य का मूल्य यानी वर्क इन प्रोग्रेस, इसको लिखने के लिए वैल्यूएशन ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड माइनस प्रॉफिट केप्ट टू रिजर्व माइनस कैश रिसीव्ड टू कॉन्ट्रैक्टी, यानी प्रमाणित कार्य का मूल्य, अप्रमाणित कार्य की लागत, इन दोनों को जोड़ने के बाद उसमें से घटाएंगे भविष्य के लिए रोकी गई लाभ की राशि और घटाएंगे ठेकेदाता से प्राप्त रोकड़ राशि। इनको घटाने के बाद जो बचेगी शेष राशि उसे संपत्ति पक्ष पर दिखाएंगे। यदि कोई उस ठेके से संबंधित खर्चे बकाया हों वर्ष के अंत तक यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हों, तो इन्हें दायित्व पक्ष पर दिखाया जाएगा। चिट्ठे में उस ठेकेदार की अन्य संपत्तियों और अन्य दायित्वों को संपत्ति और दायित्व पक्ष पर दिखा दिया जाएगा। यदि एक से ज़्यादा ठेके यदि ठेकेदार के पास हैं तो उन सब ठेकों से संबंधित मटेरियल एट साइट, प्लांट एट साइट, वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन सब का जो मूल्य है वो सब एक साथ एक ही चिट्ठे में दिखाया जाएगा। यानी एक ठेकेदार का एक ही चिट्ठा बनेगा, चाहे उसके कितने भी ठेके चल रहे हों। लागत योग ठेके, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। जब ठेके कार्य को अतिशीघ्र संपन्न करना हो और उस स्थिति में लागतों का सही अनुमान लगाया जाना संभव न हो या उसमें
अनिश्चितताओं की स्थिति अधिक हो तो उस स्थिति में ठेकेदाता व ठेकेदार के मध्य जो अनुबंध होगा उसमें एक निश्चित प्रतिशत से लागतों में लाभ को जोड़ लिया जाएगा। इस लाभ को जोड़ने के बाद जो वैल्यूएशन आएगी उस वैल्यूएशन के आधार पर उस ठेके का मूल्य निकाला जाएगा। यानी लागत में, अनुमानित लागतों में एक निश्चित प्रतिशत लाभ जोड़ने के बाद भविष्य के अनिश्चितताओं का ध्यान रखते हुए जो ठेके का वैल्यूएशन किया जाएगा वो कहलाएंगे लागत योग ठेके, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। इसी के साथ वृद्धि वाक्यांश या सोपान धारा। वृद्धि वाक्यांश या सोपान धारा में भविष्य में जब लागतों में वृद्धि या कमी हो तो उसी के आधार पर ठेके के मूल्य में भी वृद्धि या कमी कर दी जाए तो इस स्थिति को कहेंगे वृद्धि वाक्यांश या सोपान धारा। ये दोनों ठेकेदाता व ठेकेदार के बीच ठेके का अनुबंध करते समय ही निर्धारित किए जाते हैं। ये था ठेका लागत निर्धारण रीति। और इन सब के बाद ठेका लागत निर्धारण रीति के संबंध में लगभग हर तरह की जिज्ञासा या हर चीज़ स्पष्ट हो चुकी है। और इसमें जो व्यावहारिक सवालों में जो सवाल आएंगे उनमें जो मुख्य कार्य होगा वो होगा ठेका खाता बनाने का। और ठेका खाता के डेबिट पक्ष में उस ठेके से संबंधित सभी लागतों को लिखना है। जो भी प्रत्यक्ष सामग्री, जो भी प्रत्यक्ष श्रम, जो भी प्रत्यक्ष व्यय, उस ठेके से संबंधित ऊपरी व्यय का हिस्सा जिसे किसी एक निश्चित अनुपात पर या किसी निश्चित आधार पर अनुभाजित कर दिया जाएगा। अन्य वर्ष के अंत में बकाया व्यय, इन सबको उस ठेके खाते के डेबिट पक्ष पर लिखा जाएगा। तथा क्रेडिट पक्ष पर लिखा जाएगा उस ठेके से दूसरे ठेकों पर भेजी गई सामग्री, उस ठेके से स्टोर को भेजी गई सामग्री, उस ठेके पर बची हुई सामग्री, इसी तरीके से उस ठेके से दूसरे ठेकों को भेजा गया प्लांट या मशीनरी, उस ठेके से दूसरे ठेकों या स्टोर को भेजा गया प्लांट या मशीनरी, और वर्ष के अंत में उस ठेके पर बची हुई प्लांट या मशीनरी। साथ ही अर्धनिर्मित कार्य का मूल्य। और अर्धनिर्मित कार्य का मूल्य यानी वर्क इन प्रोग्रेस का जो वैल्यूएशन होगा वो होगा वैल्यूएशन ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड माइनस प्रॉफिट केप्ट टू रिजर्व। ये होगा आपका वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, यानी वैल्यूएशन ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस प्रॉफिट केप्ट टू रिजर्व। इसको घटाने के बाद जो बचेगा वो होगा वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। इसे ठेके खाते के क्रेडिट पक्ष पर लिख दिया जाएगा। इन मदों को लिखने के बाद ठेके खाते के क्रेडिट पक्ष का योग और डेबिट पक्ष का योग दोनों का अंतर कर लिया जाएगा। क्रेडिट पक्ष का योग अधिक है तो ये होगा नॉशनल प्रॉफिट, और यदि डेबिट पक्ष का योग अधिक है तो ये होगी ठेके पर हानि। नॉशनल प्रॉफिट की एक निश्चित प्रतिशत राशि, जिसको मैंने पूर्व में ही विस्तार से बता दिया है, लाभानी खाते में अंतरित कर दी जाएगी और शेष राशि भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए संचय के रूप में रोक ली जाएगी। धन्यवाद।